Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parvalganj, and today I am going to start class 9th Science Physics Chapter 11 Work and Energy। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, चैप्टर 11 में हमने वर्क, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, और इसके अलावा हमने एनर्जी की बात आज करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी में भी मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी पे आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे एक्टिविटी के द्वारा इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए कोई भी एक्टिविटी हम उठा लेते हैं, जैसे कि आप एक्टिविटी 11.9 ही देखिए। टेक अ स्लिंकी एज सोन बिलो, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, you hold the other end and move away from your friend. Now you release the slinky. What has happened? How did the slinky acquire energy? When stretched, would the slinky acquire energy when it's compressed? तो यहाँ आप एक्टिविटी 11.9 में देख रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग को हाथ में लिया हुआ है। जब वह उसे दोनों एंड से खींचता है तो वो फैल जाता है, और जैसे ही वो छोड़ता है वो वापस उसी स्टेज में पहुंच जाता है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या देखा कि एनर्जी गेट्स स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जब बच्चे ने क्या किया, स्प्रिंग पे वर्क किया, तभी वे स्प्रिंग जो है स्ट्रेच और कंप्रेस होता है। तो एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एक एनर्जी निकल कर ऑब्जेक्ट में इंटर कर रही है। तो कहेंगे द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो जब एनर्जी एक से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो और वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाए, लेकिन इस एनर्जी के कारण ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी या फिर स्पीड में कोई भी चेंज न हुआ हो, तो वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। You transfer energy when you stretch a rubber band. The energy transferred to the band is its potential energy. You do work while winding the key of a toy car. The energy transferred to the spring inside is stored as a potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. तो आपने यहाँ पे देखा कि एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन या कह लें ट्रांसफ़र, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो एनर्जी बैंड में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। इसी तरह से आपने कोई वाइंडिंग द की ऑफ टॉय कार, यहाँ भी एनर्जी जो है स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है। किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या हो रही है? स्टोर की जा रही है, जिसमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता, बल्कि उसमें ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एनर्जी लगाकर इंक्रीज करेंगे, तो वह पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचेगी। इसका क्या कारण है? वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी while it's being raised. The energy present in such an object is gravitational potential energy. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं या कह लें किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पे ले जाते हैं, तो वह ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट होने के कारण ऑब्जेक्ट को क्या मिलती है? एक हाइट मिलती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. तो इस पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। It is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height is W equal to mgh. वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा? फोर्स mg होगा, और हाइट, ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड से किसी पॉइंट तक ले जाया गया तो उसे पर्टिकुलर क्या मिलेगी? हाइट मिलेगी। तो यहाँ हाइट भी पता है, तो वर्क डन कितना होगा ऑब्जेक्ट पे? mgh। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मास m, लेट इट बी रेज्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी equal to the work done on it. Let it the work done on the object against gravity be W, that is work done equal to force into displacement. फोर्स यहाँ पे क्या है? mg है, और डिस्प्लेसमेंट h है। तो फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ? W इक्वल टू mgh। और ये जो W होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। It is useful to note that work done by the gravity depend on the difference in vertical height of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved. ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हुआ है वो डिपेंड करता है हाइट पर, कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कि पाथ चाहे उसका चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डायग्राम बने हुए हैं 11.8 में। एक हाइट जो है एकदम ऑब्जेक्ट को ए से बी ले गया गया हाइट पे, लेकिन पाथ जो है ले जाने का वो स्ट्रेट है, लेकिन इसमें कैसा है? जिगजैग है। इसलिए यहाँ पे जो हाइट है, या कह लें जो वर्क डन होगा, वो हाइट के डिफरेंस से निकलेगा। मतलब हाइट चाहे जितनी भी हो, लेकिन पाथ जो है उसका ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट है या जिगजैग। तो वर्क डन जो है हाइट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। पाथ चाहे जैसा भी हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी आप केवल थ्योरी देखिए।
अब बात करेंगे, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल? क्या जो वेरियस टाइप के एनर्जी के फॉर्म हैं वो एक दूसरे में बदलते हैं? आइए जानते हैं। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ भी एक्टिविटी से ही इसे बताया गया है। आइए एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। सिट इन ए स्मॉल ग्रुप, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर। Discuss following question in your group. How do green plant produce food? Where do they get their energy from? Why does the air move from place to place? How are fuels such as coal and petroleum formed? What kind of energy conversion sustain the water cycle? तो इन सभी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो आपके कन्वर्जन से, एनर्जी के जो वेरियस फॉर्म है उसके कन्वर्जन से पता चलेगा। तो बात तो सही है। वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सन से लेते हैं। प्लांट जो एनर्जी जो है वो सन से लेते हैं। तो पहले सन ने क्या दिया? हीट एनर्जी दिया, ठीक है। हीट एनर्जी क्या हुई? कन्वर्ट होकर प्लांट को क्या दे रही है? फूड दे रही है। बिना सन के फूड नहीं बनेगा। तो वह उस एनर्जी का यूज़ फूड बनाने में करती है। तो इस तरह से हम एनर्जी का कन्वर्टिबल करेंगे। ये इंटर कन्वर्टिबल होती है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। We learn that the form of energy can change from one form to another. What happened to the total energy of a system during or after the process? हम सभी जानते हैं या हमने सभी ने पढ़ा है कि एनर्जी क्या है? ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस के बाद सेम होती है या कुछ बदलती है? तो व्हेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड। तो कहने का मतलब है जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है तो एनर्जी क्या होती है? रिमेन अनचेंज्ड, मतलब उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। इसी को कहते हैं दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइए देखते हैं लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो एनर्जी केवल क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, या ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि प्रोसेस के दौरान, उससे पहले या बाद में जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कह लें टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy. It is valid in all situation and for all kind of transformation. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ हम सभी सिचुएशन में कर सकते हैं या फिर सभी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m be made to fall freely from a height h. At the start the potential energy is mgh and kinetic energy is 0. Why is the kinetic energy 0? It is 0 because its velocity is 0. The total energy of the object is mgh. As it fall, its potential energy will change into kinetic energy.
If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy would be half mv square. As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase. When the object is about to reach the ground, h equal to 0 and v will be the highest. Therefore, kinetic energy would be largest and potential energy would be least. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all point. That is, potential energy plus kinetic energy equal to constant. Means potential energy, that is mgh, and kinetic energy is, that is हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो कहने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट की बात हम करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल करते हैं पर्टिकुलर हाइट से, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी कितनी, mgh. लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जीरो होती है. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हम फ्री फॉल करते हैं. फ्री फॉल में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. मतलब u की वैल्यू जो होगी जीरो होगी. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है. काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी. तो कहने का मतलब है टोटल एनर्जी जो होगा ऑब्जेक्ट के पास वो कितना होगा, mgh. लेकिन गिरने का यही प्रोसेस, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी. गिरने का ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू चला तो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पहले थी mgh, बाद में वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी. क्यों? क्योंकि काइनेटिक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मिल गया. कौन सी, फाइनल वेलोसिटी मिल जाने के कारण काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास अब होगा, और जैसे जैसे वह गिरना शुरू करेगा, जारी रखेगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी. जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचेगा, h इक्वल टू 0 एंड v विल बी द हाईएस्ट. जैसे ही ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, हाइट तो 0 हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी. तो जो सम आएगा टोटल एनर्जी का वो कितना होगा, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. और यही कहलाती है क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो फॉर्मूला हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. We find that during the free fallen object, the decrease in potential energy at any point in its path. अगर पाथ के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट से गिराया जा रहा है तो उसके बीच में जो पाथ बनेगा, उसके हर पॉइंट पर, पाथ के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी घटती रहेगी, और वह किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के साथ वह इक्वल होगी. मतलब कह लें, अगर ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट पे ले गया गया और वहाँ से उसे छोड़ दिया गया, तो जो पाथ बनेगा उसके बीच में जितने पॉइंट आएंगे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा.
तो हियर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट हैज़ बीन इग्नोर्ड। लेकिन बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि रास्ते में जो भी एयर रेजिस्टेंस होगा मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट पर, वो सब इग्नोर्ड होना चाहिए, मतलब उसे डिक्लाइन कर देना है एयर रेजिस्टेंस को। देयर इज द continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, गुड बाय।